नमस्कार। आज हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की। लेकिन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में जानने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानना जरूरी होगा। बात 1944 की है, जब 44 देशों ने अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में मिलकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कि बाद में वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया, की स्थापना की। क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड पहले की अपेक्षा काफी बढ़ रहा था और विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य अलग अलग हुआ करता था। इस प्रकार आपस में वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता था। उस वक्त क्योंकि अमेरिका दुनिया के 2/3 सोने का मालिक था, तो यह फैसला किया गया कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो सोने पर आधारित हो और साथ ही उसका संबंध अमेरिकी डॉलर से भी हो। बाद में ये बात अलग है कि वो देश अमेरिकी डॉलर को सोने में परिवर्तित नहीं करवाते थे, बल्कि डॉलर को ही अपने पास रख लेते थे, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और वह एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। इसलिए उन्हें लगता नहीं था कि डॉलर को इमीडिएटली सोने में परिवर्तित कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ता चला गया, सोने की मांग भी बढ़ती चली गई। जब किसी भी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, यानी जिस चीज की मांग बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ने लग जाती है। तो अंततः जो अमेरिकी डॉलर था उसकी कीमत बढ़ने लगी। यानी अगर कोई पहले 100 ग्राम सोना देकर कहे कि मुझे $2 दे दो, तो अब वो 100 ग्राम सोना देकर कहता था कि मुझे $10 दीजिए। तो इस तरह से क्योंकि सोने की कीमत बढ़ गई, तो अमेरिका को इस बात का प्रेशर सताने लगा कि अब उन्हें अधिक डॉलर सोने के बदले देने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो यूरोपियन करेंसीज थी वो स्ट्रांग होने लगी और केवल अमेरिकी डॉलर ही नहीं बल्कि स्ट्रांग करेंसीज एक दूसरे के अनुपात में या कोरिलेशन में उनका मूल्य आंका जाने लगा। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि 1971 में अमेरिका ने अपने डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी गोल्ड में जो तय की गई थी उसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अब हम ये सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते और तब से फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज बाजार में स्वीकार किया गया। फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि जैसे पहले सोने की कीमत के हिसाब से मुद्राओं की कीमत आंकी जाती थी, अब वैसा नहीं रह गया था। किसी भी मुद्रा का रेट दिन प्रतिदिन बाजार में उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से घटने बढ़ने लगा। जहाँ तक भारत के रुपए की बात है, हिस्टोरिकली भारत का रुपया पाउंड स्टर्लिंग से संबद्ध रहा है, लेकिन 1975 में भारत सरकार ने इसे पाउंड स्टर्लिंग से डिटैच कर दिया और इसके बदले में करेंसी बास्केट लिंक्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया गया। उसमें होता क्या है कि 4, 5, 6 या कितनी भी जो बाजार में शक्तिशाली मुद्राएं हैं उनका वेटेड एवरेज निकालकर उसके तुलना में भारत के रुपए की वैल्यू अडॉप्ट की जाने लगी। आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात का कंट्रोल करता है कि जो भारतीय मुद्रा है उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट्स में और भारत में क्या रहनी चाहिए, वो उस पर नजर रखता है, उसे रेगुलेट करता है। और जब कभी जरूरत पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हस्तक्षेप करता है और फॉरेन करेंसीज को खरीदता और बेचता है। जब फॉरेन करेंसीज खरीदी या बेची जाती हैं तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उनका मूल्य कम और ज्यादा होता है और उसी के रिलेटिवली भारत के रुपए का मूल्य भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। मार्केट में ये जो ऑपरेशंस हैं आरबीआई सीधे भी करता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के माध्यम से भी करता है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 शुरू से रहा है, जिसको कि बदलते परिवेश के मद्देनजर 1999 में बदलकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बजाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। यानी रेगुलेशन के बजाय मैनेजमेंट। यानी रेगुलेशन एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जिसमें भारत सरकार किसी चीज को फॉलो करती है, उसको रेगुलेट करती है, जबकि मैनेजमेंट में डिटेल्ड एनालिसिस होता है और मार्केट के हिसाब से उसको फाइन ट्यून किया जाता है। तो फेरा was a draconian or a more harsh regulation, whereas FEMA is deemed to be a softer version of foreign exchange regulation or management as you may call it. 1978 में भारत में बैंकों को इस बात की परमिशन दी गई कि वे प्रतिदिन आपस में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग कर सकें। भारत में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग 3 एक्सचेंजेस में की जा सकती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और MCX स्टॉक एक्सचेंज यानी मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। और इसको रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया और सेबी दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। आप मोटा मोटी इतना समझ सकते हैं कि आम शेयर्स जिस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं उसी तरह से फॉरेन करेंसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस में लगभग उसी तरह खरीदी बेची जाती है। उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि शेयर्स आप कोई भी खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन जहां तक फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की बात है वो पेयर्स में बिकता है कि इंडियन रूपी के अगेंस्ट डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रूपी, और इस तरह के पेयर्स होते हैं जिन्हें अभी हम नीचे देखेंगे। और ये जो ट्रांजेक्शंस हैं इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाती हैं, यानी इसमें केवल बैंक आपस में खरीद फरोख्त करते हैं। और दूसरा है रिटेल फॉरेन मार्केट, यानी जिसमें आम व्यक्ति भी विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा खरीद बेच सकता है। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होता है ये किसी ब्रोकर के माध्यम से ही किया जाता है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, पहले वो अपना खाता किसी फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के साथ खोलता है जो ऑथराइज्ड होता है ऊपर बताए गए तीनों एक्सचेंजेस में से किसी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने बोर्ड पर बाहर लिखे रहते हैं ऑथराइज्ड डीलर, मींस उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने बेचने के लिए, तो वो उस रेट पर खरीदते बेचते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस दिन के रेट होते हैं कि इस रेट पर आप फला करेंसी को खरीद सकते हैं, फला करेंसी को बेच सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं वो बैंक भी हो सकते हैं, प्राइवेट बॉडीज भी हो सकती हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज में की जाती हैं वो बेसिकली 4 तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एक को स्पॉट मार्केट कहते हैं, जिसमें आपने जो खरीदा बेचा है उसका सेटलमेंट सेम दिन में या जो आपस में तय किया गया है उन दिनों के अंदर अंदर बहुत छोटा समय होता है जिसमें आपको सेटल करना होता है। फॉरवर्ड मार्केट ये होता है ऑन फ्यूचर डेट एट प्री डिसाइडेड एक्सचेंज रेट, यानी आप ये तय करते हैं कि भविष्य में फलानी तारीख को इस फॉरेन करेंसी का रेट इतना होगा, ये आप प्रेडिक्ट करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस तारीख को फॉरेन करेंसी का रेट अगर उससे ज्यादा होता है या उससे कम होता है तो जो नेटिंग है वो की जाती है और ट्रेड करने वाले व्यक्ति को डिफरेंस अमाउंट या तो पे करनी पड़ती है, उसे मिल जाती है, उसका लाभ हानि है। उसके बाद है फ्यूचर्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज का फ्यूचर्स मार्केट। इसमें और जो अभी हम फ्यूचर मार्केट देख रहे थे उन दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ये बाकायदा एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लीगली एनफोर्सेबल होता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस कागज पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो अपने आप में उसको डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं, यानी उसका एक निश्चित मूल्य है जिसको कि आप बाजार में खरीद बेच सकते हैं। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज स्वैप है जिसमें फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और फ्यूचर पेमेंट ही होती है जो दोनों पार्टीज के बीच में होती है। However, before that, currency swap takes place, which is an important thing कि आपको वास्तविक रूप से वो जो करेंसी है वो लेनी या देनी पड़ती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो करेंसी ट्रेड है वो बेसिकली 3 तरह से हम देख सकते हैं। मेजर पेयर्स में लाइक यूरो वर्सेस डॉलर, यानी यूरो फला तारीख को इतने का होगा तो डॉलर इतने का होगा। इसी तरह से ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इतने का होगा तो उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर इतने का होगा। ये मेजर पेयर्स हैं, यानी ये करेंसीज मूल्यवान करेंसीज है। माइनर पेयर उससे थोड़ा मीडियम तरह की करेंसीज आती हैं जिसमें उदाहरण के लिए पाउंड स्टर्लिंग वर्सेस जापानीज येन हो सकता है। इसी तरह से एक्सोटिक पेयर कहा जाता है जैसे कि ब्रिटिश पाउंड वर्सेस एमएक्स मींस मैक्सिकन पीसो। के अलावा रीजनल पेयर्स हो सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर्स। बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत विस्तृत विषय है। इसको और गहराई में समझने के लिए आपको नीचे लिंक्स दिए जा रहे हैं, कृपया उन्हें भी पढ़िए एंड काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।